दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे चारों ओर की वस्तुएं दोस्तों, हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है और हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होते हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर और अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं और इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग और गुण अलग अलग होते हैं। तो हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। इन वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग और गुण अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अपने चारों ओर अगर जो आप देखेंगे तो पाएंगे गोल आकृति की कुछ वस्तुएं हैं, कुछ चौकोर आकृति की वस्तुएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बेलनाकार हैं। तो जैसे रबर की गेंद गोल है, फुटबॉल और कंचे गोल हैं। और आप अगर जो एक सूची बनाएं जिसमें आप सभी गोल वस्तुओं को शामिल करें तो इसमें सेब, संतरे और घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप जो है कुछ ऐसी वस्तुओं को ध्यान दीजिए जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणी में सूचीबद्ध किया था। और ये भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी शामिल हो। जैसे आप प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह अगर जो बनाना चाहते हैं तो इसमें बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप और इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुएं इस समूह में शामिल हो सकती हैं। इसलिए अगर आप वस्तुओं का समूह बनाना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स, तो वस्तुओं के समूह बनाने के लिए बहुत से ढंग हैं। जैसे आप वस्तुओं के समूहों में उनकी आकृतियों से के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं या फिर वे जिस पदार्थों की बनी हैं उसके आधार पर आप समूह बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ क्या हो सकते हैं? कांच हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज और मृदा के हो सकते हैं। और क्या आप इन पदार्थों के और अधिक उदाहरण के बारे में जान सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, जो वस्तुएं हैं हमारी कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज आदि की बनी हैं और इससे ढेर सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एक क्रियाकलाप है कि हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं और प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है और कुछ वस्तुएं कक्षा या क्लासरूम के कमरे और विद्यालय के बाहर एकत्र किया जा सकता है। और हमारा जो ये संग्रह होगा इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं? इसमें चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिया, आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू हो सकते हैं। और हम इन वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, जैसे कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं, जैसे दीवार है, वृक्ष हैं, दरवाजे हैं, ट्रैक्टर हैं और सड़कें इत्यादि। इस संग्रह में आपको एक काम है कि आप उन सभी वस्तुओं को अलग कीजिए जो कागज और लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज और लकड़ी से बनी हैं और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। तो इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। आइए कुछ अधिक तरीके से सोचते हैं। एकत्र की हुई वस्तुओं को सारणी में सूची बनाइए और प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों की बनी है उसको पहचानने का प्रयास करिए। यानी कोई वस्तु किस पदार्थ से बनी है उसको आप समझिए और जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके आप लिख सकते हैं। और एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन हो सकता है। ऐसे में आप अपने टीचर्स आदि की मदद ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं, जैसे जो प्लेट है या थाली है, ये स्टील की बनी हो सकती है, कांच की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, थाली या पत्तल जो है वो देखिए, थाली के आकार का जो है वो तेंदू पत्ते से और या अन्य किस्म के जंगली प्रकार के पौधों के पत्तों से भी आप थाली के आकार दे सकते हैं। इसके अलावा पेन, ये प्लास्टिक और धातु से बनी हो सकती है। दोस्तों, दूसरा क्रियाकलाप या दूसरी एक्टिविटी आपको ये करनी है कि कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है और इसके अतिरिक्त आप अधिक जानकारी से कौन से पदार्थ हैं इस क्रियाकलाप में जोड़ सकते हैं और दैनिक उपयोग में आने वाली उन सभी वस्तुओं के बारे में आप सोच सकते हैं जो कि इन पदार्थों से बनी हैं। तो आइए कौन कौन पदार्थ हैं और उनसे बनी वस्तुएं क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है लकड़ी। लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी ये और इसके पहिए आदि बने होते हैं। कागज से पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़ा से जूता, चमड़े का बैग आदि बना हो सकता है। प्लास्टिक से प्लास्टिक के कुर्सी, मेज, बाल्टी।
पेन और मोबाइल फ़ोन भी प्लास्टिक का बना होता है, और रुई से आपके गद्दे, तकिए, रजाई आदि बनती है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं और जिनसे बनी हुई वस्तुओं की संख्या अधिक मात्रा में हो सकती है। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तो भी ऐसा होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। किसी भी एक पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, और आप ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग होता है। अब इस जानकारी के बाद आइए देखते हैं पदार्थों के गुण, यानी पदार्थों के गुण क्या होते हैं। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसमें याद कीजिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, और यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो हमारा काम काफ़ी हद तक हास्यास्पद या मजाकिया हो जाएगा। गिलास बनाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें कांच, प्लास्टिक, धातु और कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो, और इसी प्रकार खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए कागज का उपयोग करना बुद्धिमानी का कार्य नहीं होता है, और खाना बनाने वाले बर्तन जो हैं वो अधिकतर लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम जैसे धातुओं के बनाए जाते हैं। और ये जानना चाहिए आपको कि आपके द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए ऐसे पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए, और उस पदार्थ के गुणों का उपयोग करने वाली वस्तु के वो प्रयोजन पे निर्भर करता है। इसलिए आइए जानते हैं कि पदार्थों के गुण क्या है और इसके लिए हम उनका विभिन्न वस्तुओं को बनाने में क्या उपयोग कर सकते हैं। तो पहला है दिखावट। पदार्थ एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, लोहा तांबा और एल्यूमिनियम से अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जा सकती हैं। दोस्तों, एक क्रियाकलाप है आपके लिए। गत्ता लकड़ी और तांबे का जार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में एकत्र करिए। जब जैसे ही टीचर प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में शामिल करिए। और आप अन्य पदार्थों में किसी अन्य प्रकार की कोई चमक अथवा विद्युत द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। और चमकहीन और चमकदार पदार्थों की एक सूची बनाइए, और काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमार से रगड़कर ये देख सकते हैं कि क्या वे चमकदार हैं अथवा नहीं। तो आप इससे एक जो है उसकी जानकारी मिल सकती है कि जिन पदार्थों में चमक होती है वे धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती हैं और चमकहीन हो जाती हैं, लेकिन ऐसा उन पर वायु और नमी के अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है। अब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु के छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें, और आप पाएंगे कि ये बहुत ही चमकदार होते हैं। दूसरा है दोस्तों गुण में कठोरता। पहले आपने देखा था बनावट, दूसरा कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो कुछ को दबाना बहुत कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लेकर इसे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर के टुकड़े, कील, मोमबत्ती, चाक या अन्य किसी पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए, और आप पाएंगे कि ये कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थों को आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिनको आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि जिन पदार्थों को संपीड़ित करना या खरोचना कठिन होता है उन्हें कठोर पदार्थ कहा जाता है। जैसे रुई स्पंज और कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। और दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, खुरदुरापन अथवा चिकना। और आप इन अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं कि किसी पदार्थ की दिखावट कैसे होती है। अब देखिए विलेय अथवा अविलेय की पहचान, यानी घुलनशील है कि नहीं घुलनशील है, इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू और लकड़ी के बुरादे के नमूने लीजिए। कांच के 5 गिलास रखिए। प्रत्येक गिलास को लगभग 2/3 पानी से भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा चीनी, दूसरे में नमक और शेष गिलासों में अन्य पदार्थों को मिला दीजिए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से हिलाइए और कुछ मिनट तक
वेट कीजिए। उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से पदार्थ जल में घुल जाते हैं। नमक जल में पूरी तरह से घुल जाता है, चीनी पूरी तरह से घुल जाता है, जबकि बालू नहीं घुलता है, चाक पाउडर थोड़ी मात्रा में घुलता है और लकड़ी का जो बुरादा होता है वो बिल्कुल नहीं घुलता है। दोस्तों, इनमें से कुछ पदार्थ जल में विलेय या लुप्त हो जाते हैं, इनको विलेय कहा जाता है। और जो पदार्थ गिलास में हिलाने पे या थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद भी नहीं घुलते हैं, उन्हें जल में अविलेय या अघुलनशील कहा जाता है। दोस्तों, जल में बहुत से पदार्थ विलीन हो सकते हैं, इसलिए हमारे शरीर के कार्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए एक क्रियाकलाप और दोहराते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल और नारियल का तेल, मिट्टी का तेल और किसी अन्य द्रव के नमूने एकत्र करिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति इसको हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं मिश्रित होते हैं। अब इसमें देखिए, सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है, नींबू के रस भी पूरी तरह से मिल जाता है, लेकिन सरसों का तेल, नारियल और केरोसिन ये जल में नहीं घुलते हैं। बूझो और पहेली 2 बच्चे हैं। बूझो सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये जो सरसों का तेल है, नारियल का तेल है और केरोसिन का तेल है, ये कुछ पदार्थों में जल के अलावा अन्य पदार्थों में भी घुल सकते हैं। कुछ गैसें जो होती हैं वो जल में विलेय होती हैं, जबकि कुछ गैसें नहीं होती हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं, जैसे जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वस्तुएं जल में तैर सकती हैं अथवा डूब सकती हैं। दोस्तों, कुछ जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं, और जब आपने द्रवों को जल में मिलाया था तो आपने ये देखा होगा कि कुछ पदार्थ जल के ऊपर रह जाते हैं, वे मिश्रित नहीं होते हैं, वो जल के पृष्ठ पर ऊपर आकर तैरने लगते हैं। अन्य जो हैं वो डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा होता है, कुछ पदार्थ जल में तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। जैसे किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां तालाब की सतह पर तैरती हैं, जबकि एक कंकड़ जो होता है तालाब में आप फेंकते हैं तो वो डूब जाती हैं। तो दोस्तों, आप जल में तैरने वाले और जल में डुबोने वाले पदार्थों के उदाहरण दे सकते हैं। एक गुण है दोस्तों, ये है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर दूसरे वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थ होते हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना चाहते हैं ताकि आप उन्हें देखकर इनकी खरीदारी आसानी से कर सकें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं या जिनके आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वो अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और आप ये नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स में, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र में क्या रखा है, क्योंकि इनका सतह जो होता है वो अपारदर्शी होता है और अंदर क्या रखा है उसके बारे में आप जानकारी नहीं कर सकते हैं। अब आइए क्रियाकलाप 6। कागज की एक सीट लीजिए और इसमें होकर किसी जले हुए बल्ब को देखिए। इस संबंध में आप अपना जो प्रेक्षण है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद उस कागज पे कुछ बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैला दीजिए और कागज के उस भाग से जहां पर तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। और इनसे हम चीजों को या बल्ब को पूरी तरह स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत अधिक स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उन्हें पारभासी या अर्ध जो है वो पारभासी या अर्ध पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। कागज पे लगे तेल के धब्बे जो हैं, जिनका प्रयोग हमने खाद्य पदार्थों में वसा के लिए किया जाता है, वह भी पारभासी ही था। दोस्तों, अब हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के समूह में बांट सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके आर पार दिखाई देता है, कितनी वस्तुएं ऐसी हैं या क्या होती हैं जिनके आर पार नहीं देख सकते हैं, और कौन सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार धुंधले रूप से देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं।
पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च को रोशनी से हथेली में पकड़ने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर देखिए। अब वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी। तो हमने ये सीख लिया कि पदार्थों को अपनी भिन्न बनावट होती है, इसके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। वे जल में तैर सकते हैं, डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है और वस्तुओं के समूह बनाने का यह एक वैज्ञानिक तरीका हो सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दैनिक जीवन में हम प्रायः अनेक पदार्थों के समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं और घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण भी सामान्यतः इसी तरह करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी जा सके। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम जरूरत पड़ने पर आसानी से उनका पता लगा सके और उनका उपयोग कर सकें। जैसे कोई पंसारी की दुकान सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को एक स्थान पर और अनाज और दालों का भंडारण किसी एक स्थान पर करता है। इस प्रकार दोस्तों जो समूहन है वस्तुओं के समूह बनाने का एक दूसरा कारण भी है। ऐसा इसलिए है कि पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है और इन गुणों में किन्हीं समानताओं और असमानताओं का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके आगे जो पदार्थों के गुण और समूहन के बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर का सारांश क्या है दोस्तों। तो इस चैप्टर का सारांश इस प्रकार है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। आप जानते हैं किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है और किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ लिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। जैसे आप उनको देखेंगे तो वो चमकते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं और कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ पदार्थ कोमल लगते हैं। ये उनके गुण और विशेषताएं हैं। इसके अलावा विलेयता और अविलेयता के आधार पर भी आप समूहन कर सकते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय और कुछ अविलेय होते हैं और कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं और कुछ जैसे लकड़ी और धातु की वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है और ऐसा करना फायदेमंद भी होता है ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें मिल जाएं। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूह बनाना बहुत ही आवश्यक और फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।